नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जतन इन होम एकेडमी में हार्दिक स्वागत। हमने रीट लेवल सेकंड के सामाजिक विज्ञान विषय को सर्वप्रथम चर्चा में शामिल किया है। पाठ्यक्रम के प्रथम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति पर हमने चर्चा कर ली है। यदि आपने इन दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय समाज की विशेषताएं तथा परिवार पर चर्चा आरंभ करते हैं। भारतीय समाज की विशेषताएं पढ़ने से पहले हमें समाज को समझना पड़ेगा और उसकी विशेषताओं को देखना पड़ेगा। समाज शब्द संस्कृत के दो शब्दों सम और अज से बना है, जिसका अर्थ है एक साथ रहने वाला समूह। सामान्य अर्थों में आम बोलचाल में हम समाज को व्यक्तियों का एकत्रीकरण मानते हैं। वस्तुतः समाज एक संगठन है जो मनुष्य की क्रियाओं को स्वतंत्र, सीमित, नियमित और निर्देशित करता है। जीवन के प्रत्येक पहलू से समाज का जुड़ाव होता है। इन सामान्य अर्थों के अलावा समाजशास्त्रीय परिभाषाएं और विद्वानों की परिभाषाओं को हम देखेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज की परिभाषा को देखें तो इन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल माना है। इसके अलावा इन्होंने एक अन्य परिभाषा में समाज को कुछ इस तरह परिभाषित किया है कि जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है। इन्होंने ही समाज को रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था माना है। इन परिभाषाओं को याद करने का एक आसान तरीका सिर्फ इतना ही है कि हम इन परिभाषाओं के महत्वपूर्ण शब्दों को ध्यान रखें। पूरे सेंटेंस को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महत्वपूर्ण शब्दों को हम उस विद्वान के नाम से जोड़ लेंगे तो हमें परिभाषाएं आसानी से याद हो जाएगी। एक अन्य विद्वान समाज को एक अमूर्त अवधारणा मानते हैं। रूटर नामक विद्वान समाज को एक अमूर्त अवधारणा मानते हैं। उनका कहना है कि समाज को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, समाज को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्रोफेसर गिडिंग्स ने कहा है कि समाज एक संघ है अथवा एक समूह है। एडम स्मिथ ने कहा है कि मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त अथवा पारस्परिक लाभ के उद्देश्य से जो कृत्रिम उपाय किया है वही समाज है। इन सभी परिभाषाओं को देखने के पश्चात हम कुछ विशेषताएं समाज की देखेंगे। पहली बात यह है कि समाज अमूर्त होता है। समाज का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, समाज का कोई आकार नहीं होता। समाज को न हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है समानता। समानता इस अर्थों में विद्यार्थियों की समाज का एक समान वैचारिक मूल्य होता है, एक समान सोच होती है। उन्हीं व्यक्तियों को एक समाज में संगठित किया जा सकता है जिनके उद्देश्य, जिनके विचार, जिनके मूल्य समान हो। अन्य विशेषता देखें तो विकासशील अथवा परिवर्तनशील अथवा अनुकूलित समाज होता है। हमेशा नए परिवर्तनों को, नई दशाओं के अनुरूप यह अपने आप को ढालता रहता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति आपस में जागरूक होते हैं। एक दूसरे के अधिकारों के प्रति, एक दूसरे के दुख दर्द के प्रति समाज के व्यक्ति जागरूक होते हैं। समन्वयकारी भूमिका समाज की इन अर्थों में होती है कि ये अनेक बार अन्य समाजों से समन्वय और सहिष्णु व्यवहार करता है।
शारीरिक रंग रूप बनावट के आधार पर समाज में भिन्नताएं पाई जाती है। आत्मनिर्भर भी एक अन्य समाज की विशेषताएं हैं। समाज और व्यक्ति में अन्योन्याश्रित संबंध पाया जाता है। यह विशेषता काफी महत्वपूर्ण है। समाज व्यक्ति के होने से है और व्यक्ति समाज के होने से हैं। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक अन्य विशेषता समाज में यह होती है कि इनमें पाए जाने वाले व्यक्तियों में सहयोग और संघर्ष की भावना विद्यमान होती है। सहयोग की इन अर्थों में कि समस्याओं के समय एक दूसरे के साथ लोग आते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, और संघर्ष की इन अर्थों में कि प्रतियोगी भावना इनमें पाई जाती है। एक से बढ़कर दूसरे को आगे जाना है, दूसरे से बढ़कर तीसरे को आगे जाना है। इस संघर्ष की भावना के अनुरूप ही, इस संघर्ष की भावना के कारण ही समाज विकास की गति को प्राप्त करता है। समाज को सूक्ष्मता से देखने के पश्चात हम हमारे पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय समाज की विशेषताओं को समझेंगे। एम.एन. श्रीनिवासन एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषता इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को बताया है। वी.ए. स्मिथ के अनुसार भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है। वी.ए. स्मिथ का यह कथन पूर्व में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतीय समाज की विशेषताओं को हम बिंदुवार देखें तो सर्वप्रथम भौगोलिक विविधता या क्षेत्रीय विविधता प्रमुख भारतीय समाज की विशेषता मानी जाती है। हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखें, पूर्व से लेकर पश्चिम तक देखें तो हमें भारत में क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता आसानी से नजर आती है। जहां एक ओर पूर्व में वार्षिक वर्षा का औसत अत्यधिक है, वहीं पश्चिम में रेगिस्तानी इलाका होने के कारण वार्षिक वर्षा का औसत काफी कम है। एक तरफ गंगा का मैदान उपजाऊ है तो दूसरी तरफ दक्षिण में अनेक क्षेत्रों में अनुपजाऊ क्षेत्र विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त कश्मीर में बहुत ठंड है तो दक्षिण भारतीय क्षेत्र बहुत ही ज्यादा गर्म है। कुल मिलाकर यह भौगोलिक विविधता भारत को प्राकृतिक रूप से मिला हुआ उपहार माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रजातीय विविधता। प्रजाति ऐसे व्यक्ति का समूह होता है जिसमें त्वचा का रंग, नाक का आकार, बालों का रंग, शारीरिक रंग, बनावट, इनके आधार पर कुछ स्थायी शारीरिक विशेषताएं मौजूद होती हैं। वस्तुतः प्रजाति व्यक्तियों का ऐसा बड़ा समूह है जिसके शारीरिक विशेषताओं में बहुत अधिक बदलाव न आकर यह आगे की पीढ़ियों में चलती रहती है। संसार में मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि काकेशाइड, मंगोलाइड और निग्राइड है। आर्यों में अर्थात भारतीयों में काकेशाइड प्रजाति की विशेषताएं बहुत अधिक मिलती थी, किंतु बाद में बाहरी आक्रमणकारी शक्तियों के रूप में शक, हूण, कुषाण और मंगोलों के आने पर यहाँ पर मंगोलाइड प्रजाति भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और धीरे धीरे कालांतर में ये इतना घुल मिल गई कि आज हमें भारत में सभी प्रमुख प्रजातियों के लोग मिल जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय समाज की हमें भाषाई विविधता के रूप में देखने को मिलती है। यह है भाषाई विविधता हमें पूरे भारत में बहुत ही स्पष्टतया देखने को मिलती है। कहा भी जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पे वाणी। 4 भाषा परिवारों की प्रमुखता हमें यहाँ पर मिलती है। ऑस्ट्रिक परिवार, द्रविडियन परिवार, साइनो तिब्बतन परिवार और इंडो यूरोपियन परिवार। इन 4 भाषा परिवारों के रूप में हम भारत में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों को विभाजित कर सकते हैं। भारत के संविधान में भी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं माना गया है।
इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि यहां पर कई संख्या में, बहुत सारी संख्या में बोलियां बोली जाती है। हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली, ये 3 क्रमशः ऐसी भाषाएं हैं जो कि भारत में सर्वाधिक बोली जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 2 में भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषाएं माना गया है। नेक्स्ट जो भारतीय समाज की विशेषता है वह है धार्मिक विविधता। भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जहां एक ओर हिंदू, इस्लाम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, इन धर्मों के रूप में लोग विभाजित हैं, वहीं न केवल धर्म बल्कि अनेकों अनेक हर धर्म के संप्रदाय भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो आपस में बड़े समन्वय से, सहिष्णु भाव से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सभी धर्मों के लोगों की उपस्थिति को देखकर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय धर्म की जो संरचना है वो बहुधर्मी है। अगली जो भारतीय समाज की विशेषता है वह है जातिगत विविधता। उत्तर वैदिक काल से उद्भूत जाति व्यवस्था ने बाद में गोत्र व्यवस्था को भी अपने आप में शामिल कर लिया और वर्तमान में भारतीय समाज ने जाति के रूप में जटिलता का रूप धारण कर लिया है। यह भारतीय संस्कृति की एक मौलिक विशेषता है जो और कहीं नहीं पाई जाती। यह व्यक्ति को जन्म के आधार पर एक समूह का सदस्य मान लेता है, जिसके अंतर्गत समूह अपने सदस्यों के खानपान, विवाह और व्यवसाय इत्यादि हेतु कुछ प्रतिबंधों को लागू कर देता है। के.एम. पन्नीकर और ई. कर्वे ने तो जाति व्यवस्था को हिंदू समाज के लिए खंड खंड में बांटने का कारण माना है। अगली जो विशेषता है वह है सांस्कृतिक विविधता। प्रथाओं के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, रहन सहन के नाम पर, परंपराओं और कलाओं के नाम पर, नैतिक मूल्यों, धर्म और जातियों के नाम पर हम भारतीय समाज में भिन्नता साफ तौर पर देख सकते हैं। उत्तर भारत की वेशभूषा, भाषा, रहन सहन आदि अन्य प्रांतों जैसे कि दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से भिन्न है। यहाँ तक कि नगरों और गांवों की संस्कृति भी अलग अलग है। गांवों में संयुक्त परिवार प्रथा है, जबकि शहरों में एकल परिवार प्रथा है। गांवों में श्रमपूर्ण जीवन है तो शहरों में आरामदायक जीवन है। अतः स्पष्ट है कि भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अनेक विविधताएं लिए हुए हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था को भारतीय समाज की एक विशिष्ट विशेषता कह सकते हैं, क्योंकि भारत प्रारंभ से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और इसी आवश्यकता के कारण संभवतः भारतीय समाज में यह प्रथा विकसित हुई। किंतु वर्तमान समय में पश्चिमीकरण के चलते और औद्योगिकीकरण के चलते यह व्यवस्था एकल परिवार व्यवस्था के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। वस्तुतः संयुक्त परिवार व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अनेक पीढ़ियों के लोग, रक्त संबंधी लोग साथ साथ रहते हैं, साथ साथ भोजन ग्रहण करते हैं और सभी सदस्य आपस में अर्जित आय सामान्य रूप से विभाजित करते हैं और सदस्यों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। आध्यात्मिकता भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है आत्मा से परे जाकर मानसिक चिंतन करना, अर्थात इसके अंतर्गत आत्मा का परमात्मा से मिलन इत्यादि विषयों पर चिंतन किया जाता है। भारतीय संस्कृति में
उपनिषदों से लेकर, गीता रामायण से लेकर, शंकराचार्य से लेकर, बुद्ध महावीर से लेकर अनेकानेक धार्मिक आंदोलनों के माध्यम से, विचारकों के माध्यम से आध्यात्मिकता की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है और नैतिकता को प्रधानता दी गई है और आध्यात्मिकता के अंतर्गत नैतिक मूल्यों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। भारतीय संस्कृति में धर्म की जो परिभाषा है वो नैतिकता और आध्यात्मिकता को बहुत ही ज्यादा महत्व देती है। हमारे यहाँ पर धर्म को धार्यते इति धर्मा, जो धारण योग्य हैं वही धर्म है, अर्थात व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के लिए लालायित करने पर जोर दिया गया है। नवा बिंदु हैं भारतीय समाज की विशेषता के अंतर्गत सहिष्णुता, समन्वय, प्राचीनता और कर्म सिद्धांत। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही सहिष्णु रही है। अनेकानेक विदेशियों को, आक्रमणकारियों को अपने में इसने शामिल किया है, अपना सदस्य बनाया है। समन्वयकारी भूमिका होने के कारण सदस्य बनाया है। प्राचीनता इसकी बहुत ही ज्यादा है। इतने वर्षों से भी इसने अपनी निरंतरता बनाए रखी है। कहा भी जाता है कि यूनान, मिस्र और रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यह प्राचीनता और स्थायित्व को सुस्थापित करता है। भारतीय संस्कृति में कर्म को प्रधानता दी गई है। हमने महाभारत के महत्वपूर्ण अध्याय गीता में भी इस बात की व्याख्या सुनी है कि व्यक्ति को निष्काम रूप से कर्म भावना रखनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और इन्हीं कर्म सिद्धांतों को पुरुषार्थ के रूप में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में व्यक्ति को दिए हैं। व्यक्ति के लिए इच्छित माने गए हैं चारों पुरुषार्थ। 10वां जो बिंदु है वह है सामाजिक गतिशीलता। भारतीय समाज की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि यह निरंतर जो होते आए परिवर्तन हैं उनके प्रति यह अनुकूलित रहा है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जनांकीय विविधता। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की बहुलता है, वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि में कुल जनसंख्या का 1% भाग ही रह पाता है। जहां एक ओर दिल्ली में जनघनत्व बहुत ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम। साक्षरता की दृष्टि से देखें तो केरल और बिहार में काफी अधिक गैप है। तो यहां पर जनांकीय विविधता हमें काफी ज्यादा मिलती है। जहां गांव में 68.84 आबादी रहती है, वहीं 31.16% आबादी शहरों में निवास करती है। तो जनांकीय रूप से भारत में विविधता व्यापक रूप से मौजूद है। भारतीय समाज की अन्य विशेषता अगर हम देखें तो भारतीय समाज का आधार आश्रम व्यवस्था है, जो हमने पूर्व वीडियो में डिस्कस कर लिया था। 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। भारतीय जीवन के 100 वर्षों को समान रूप से 25-25 वर्षों में बांटकर आश्रम व्यवस्था का निर्धारण यहां पर किया गया है। अन्य आधार की बात करें तो 16 संस्कारों को यहां प्रधानता दी गई है, जिनमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कारों की कल्पना की गई है। गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये 3 ऐसे संस्कार हैं जो व्यक्ति के जन्म से पहले किए जाते हैं। इसके पश्चात महत्वपूर्ण संस्कार उपनयन है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, और यह विद्या या पढ़ाई शुरू करने का सूचक होता है। इसमें 3 धागों से युक्त एक जनेऊ को
धारण करवाया जाता है और ये 3 धागे व्यक्ति के 3 ऋणों से संबंधित हैं, जो कि उसे बार बार अपने जीवन में उन 3 ऋणों की याद दिलाते हैं। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि 3 ऋण से मेरा तात्पर्य देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से है। इसके पश्चात केशांत को गोदान संस्कार भी कहते हैं। समावर्तन यह एक ऐसा संस्कार है जो ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक है और यही समावर्तन संस्कार वर्तमान में दीक्षांत समारोह के रूप में मनाया जाता है। अंतिम जो संस्कार है वह है 16वां संस्कार अंत्येष्टि, जो व्यक्ति को जलाकर संपन्न किया जाता है। अन्य जो भारतीय समाज की विशेषता है वह है 4 पुरुषार्थ, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी कर ली है। वस्तुतः संस्कारों का तात्पर्य यह होता है कि इन 16 संस्कारों के माध्यम से बालक की शुद्धि की जाती है। व्यक्ति के शुद्धिकरण की प्रक्रिया इन 16 संस्कारों के माध्यम से संपन्न की जाती है।